नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो आप लोग जानते हैं, भली भांति पहचानते भी हैं, मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी पढ़ा रहा हूं। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, चारों सेमेस्टर का मैं सिलेबस चलवा रहा हूं। और आप जिनके भी पास समय नहीं हो, अपने उस समय से अपने जीवन के लिए 20 से 25 मिनट समय निकाल करके, बहुमूल्य समय में से अमूल्य समय निकाल करके आप अपने जीवन में एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, अपने भावी जीवन को सुधारने के लिए, भावी पीढ़ी को सदमार्ग पे लाने के लिए आप 20 से 25 मिनट का समय निकाल करके इस चैनल को देखा करिए और आप अपने सगे संबंधी मित्रों तक इसको पहुंचा देने का काम करें, ताकि जो भी हमारे भाई बहन है, जो भी मित्र है, साथीगण हैं, वह क्लास जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, इससे फायदा उठाएं, इसका लाभ उठाएं। जब मैं जिम्मेदारी आपका ले सकता हूं, मैं आप तक वीडियो पहुंचा सकता हूं कि हमारे बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो क्लास नहीं कर पा रहे हैं, उनके तक पहुंचाया जाए तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। हम सभी लोग, आप एक परिवार से जुड़े हुए हैं और हम सभी लोग एक परिवार के सदस्य होने का काम किए हुए हैं। तो सभी लोग से मैं यही निवेदन करना चाहूंगा, इस आरव हिंदी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो हमारी पहुंच जाने का काम करे। इसका फायदा आप लोग उठावें, लाभ प्राप्त करें। निःशुल्क सिस्टम नहीं है, कोई शुल्क इसमें नहीं लिया जा रहा, आपको फ्री सेवा आपको दिया जा रहा है, बस ज्ञान को प्रचारित करने के लिए। तो हम आपको पढ़ाएंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी। हम आपको पढ़ाएंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी में आपको पढ़ाऊंगा। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था कि सस्वर वाचन के गुण पढ़ाया था, मैंने सस्वर वाचन के उद्देश्य पढ़ाया था, हमने सस्वर वाचन के प्रकार पढ़ाया था और सस्वर वाचन को मैंने पढ़ाया था। आज मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि हमसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति वह अपने भविष्य में हमसे भी बेहतर एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा शिक्षक बने, एक अच्छा व्यक्ति बने, व्यक्तित्व वाला बने। मैं ये आपसे उम्मीद करने का काम करूंगा और मैं भरपूर कोशिश करने का काम करूंगा, आपको पढ़ाने और समझाने का भरपूर कोशिश करने का काम करूंगा। यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको लिख के निश्चित बताने का काम करिएगा, क्योंकि हर कोई आजीवन पर्यंत सीखता ही तो रहता है। जितना मेरे पास है उससे ज्यादा मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो आइए पढ़ते हैं। तो हम आपको पढ़ा रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर डीएलएड की हिंदी। तो डीएलएड की सेकेंड सेमेस्टर में मैं हिंदी में आपको पढ़ाऊंगा सस्वर वाचन के भेद। सस्वर वाचन की भेद। देखिए, आपने पीछे पढ़ा है, आपने पीछे पढ़ा है ना। यदि उद्देश्य है, एक बार मैं फिर कहना चाहूंगा कि भगवान बुद्ध कहा करते थे कि यदि दुख है तो निश्चित रूप से वो दुख का कोई न कोई तो कारण होगा। यदि कारण है तो निश्चित रूप से उस कारण का निवारण भी तो होगा, और निवारण अगर करना है तो निश्चित रूप से उसका कोई न कोई उपाय होगा। तो मेरे मित्रों, मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग कुछ समय निकाल करके आप इस चैनल को देखा करिए। ये आपके भविष्य की चीजें हैं, आपका भविष्य से निर्माण होगा। एक बात मैं बता दूं, आप क्लास नहीं कर पा रहे तो इतना तो कर ही सकते हो, आप जहां भी हो, बैठे बैठे, सोए सोए, खाते पीते, जैसे भी हो आप इसको देखा करिए। इसलिए आपने देखा होगा और आपने सुना भी होगा। यदि रस आपको पाना है तो कहीं तो जाना है। रस यदि आपको पाना है
तो कहीं तो जाना होगा। मधुमक्खियों को आप देख लो, उनको क्या पड़ी है, उतना रस इकट्ठा करती हैं, पर किसके लिए? उनका खुद नहीं हो पाता है, उसका आनंद कोई दूसरा ही लेने का काम करता है। इसलिए मैं चाहूंगा, और वे निश्चित रूप से अपने घर को छोड़ करके, जिस स्थान पर रहती है मधुमक्खियां उस स्थान को छोड़ करके रस की तलाश में, रस की फिराक में, रस को प्राप्त करने के लिए बहुत दूर देश कहीं कहीं चली जाती हैं और रस को लेके आने का काम करती हैं। तो मैं तो आपसे कह रहा हूं कि आपको कहीं जाना भी नहीं है, मैं खुद आपके पास पहुंचा दे रहा हूं, और आप जहां भी हो, जिस भी स्थिति में हो, वहीं से इसका रसास्वादन आप करें। ये रस आप तक पहुंच रहा है और रसास्वादन करें, जिसमें मेरा कोई वो नहीं है। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है कि आप पढ़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि आप पैसे लगाए हैं, माँ बाप ने पैसा लगाया है तो कुछ उम्मीद से लगाया है, इसलिए उनकी उम्मीद पे कभी पानी फिरने मत देना है। आप सुनिए, आपको पढ़ना है सस्वर वाचन के भेद। देखो, कहता ही हर किसी चीज का एक भेद होता है, कहता है भेद होता है। उसने कहा कि सस्वर वाचन का भेद, यदि आपका ऐसा प्रश्न कहीं आ जाए, यहां आपसे पूछ दे कि सस्वर वाचन के भेद या वाचन के भेद, तो आपका उत्तर होगा कि सस्वर वाचन के दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं। देखिए, बड़ा सामान्य सी बात है। कहता है कि दुइये भेद है। अगर सस्वर वाचन से आपसे पूछे कि कितने भेद हैं, तो दो भेद हैं। कौन कौन है, तो उसको भी नोटा दे रहा हूं। तो अगर ऐसा प्रश्न आए कि सस्वर वाचन के भेद, तो आपका उत्तर होगा कि सस्वर वाचन के दो भेद होते हैं। कहता है नंबर 1 आदर्श वाचन, आदर्श वाचन, और नंबर 2 अनुकरण वाचन, अनुकरण वाचन। देखिए, कहता है यदि आपका प्रश्न बने कि वाचन के कितने भेद होते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि दो भेद होते हैं। यदि पूछे, देखो कभी कभी लोग कहते हैं भेद प्रकार एक चीज है ना, तो आप समझो प्रकार अलग है, भेद अलग है। तो ये कहता है कि सस्वर वाचन के भेद कितने हैं, तो सस्वर वाचन के दो भेद होते हैं। एक है आदर्श वाचन, दूसरा है अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन, अब आप समझ लीजिए, एक को कहते हैं आदर्श वाचन, एक को कहते हैं अनुकरण वाचन। तो आप समझिए कि आदर्श वाचन किसे कहा जाता है? एक अध्यापक के द्वारा जो वाचन किया जाता है वह आदर्श वाचन होता है। अध्यापक के द्वारा किया गया वाचन आदर्श वाचन कहलाता है। जब भी कोई अध्यापक वाचन करता है तो सबसे पहले आदर्श वाचन करता है, और आदर्श वाचन करने के बाद ही बच्चों को दोबारा फिर उसको पढ़ाता और उसके अर्थ को समझाने की कोशिश करता है, बताता है। कहता है आदर्श वाचन का मतलब ये होता है कि आदर्श वाचन एक अध्यापक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। दूसरी बात कहता है अनुकरण वाचन, नकल करके, यानी जैसा उन्होंने आदर्श वाचन किया वैसा नकल करके, अनुकरण करके अगर वैसा ही वाचन करने का काम किया जाए उसको कहते हैं अनुकरण वाचन। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। जैसा आदर्श वाचन प्रस्तुत किया गया और आप भी वैसा ही वाचन प्रस्तुत करने का काम किए, इसको कहते हैं अनुकरण वाचन। दो चीज हो गया। वाचन के कितने भेद होते हैं? वाचन के दो भेद होते हैं, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन कौन करता है? एक अध्यापक के द्वारा आदर्श वाचन किया जाता है, और जब आदर्श वाचन हो जाने का काम करता है बालक के द्वारा क्या होता है? अनुकरण वाचन होता है। यानी बच्चा जो करता है उस अध्यापक के पढ़ाए जाने के बाद
जब बालक उसी स्वर में पढ़ना शुरू करता है वह क्या करता है? अनुकरण वाचन करता। अनुकरण वाचन का मतलब होता है नकल करके वाचन जो किया जा रहा है। और अगली बात कहता है ये वाचन कर्ता के अनुसार सस्वर वाचन को कहता है वाचन कर्ता के अनुसार, वाचन कर्ता के अनुसार सस्वर वाचन को सस्वर वाचन को विभाजित किया गया है, यानी विभाजित किया गया है। देखिए एक बात और उसने कहा, पहली बात उसने कहा यदि आपका प्रश्न बनाए कि वाचन के कितने वेद होते हैं तो 2 होते हैं, कहे कि सस्वर वाचन के कितने वेद होते हैं तो 2 होते हैं। नंबर 1 आदर्श वाचन, नंबर 2 अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन किसके द्वारा होता है? अध्यापक के द्वारा किया जाता है। अनुकरण वाचन क्या होता है? बच्चों के द्वारा किया जाता है। अब ये कहता है कि जो वाचन करता होता है, यानी जो वाचन करने वाला होता है, वाचन कर्ता के अनुसार, यानी वाचन कर्ता ये कहता है ना कि सस्वर वाचन को भी विभाजित किया गया है, सस्वर वाचन को भी बांटा गया है। वाचन कर्ता के अनुसार सस्वर वाचन को भी बांटा गया है। तो कहता है कि सस्वर वाचन को भी कहता है कितने भागों में बांटा गया? अब कहता है कि 2 भागों में बांटा। यानी ये कहता है कि जो ये वाचन करता है वह वाचन करता इस सस्वर वाचन को भी बांट दिया। जबकि ये कहता है कि सस्वर वाचन के 2 भेद होते हैं, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। लेकिन इतना से भी तसल्ली नहीं हुई। जो वाचन करता था, जो वाचन करने वाला था, उसने भी उसको 2 भागों में बांट दिया है। वाचन करने वाला 2 भागों में बांटा है, 2 भागों में बांट दिया। तो पहला को कहता है वैयक्तिक वाचन, कहता है वैयक्तिक वाचन, और दूसरा कहता है सामूहिक वाचन, सामूहिक वाचन। ये देखिए कहता है, उसने कहा कि सस्वर वाचन के 2 भेद, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। अब कहता है कि जो वाचन करने वाला था, उस वाचन करने वाले व्यक्ति ने क्या किया कि वाचन को भी 2 भागों में बांट दिया है। एक कह दिया वैयक्तिक वाचन, एक कह दिया सामूहिक वाचन। अब समझिए कि वैयक्तिक वाचन का जब किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा वाचन को करने का काम किया जाता है, यानी किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा जब वाचन किया जाता है, उसको वैयक्तिक यानी व्यक्तिगत वाचन कह सकते हैं। उसको ये भी कह सकते हैं आप वैयक्तिक वाचन या व्यक्तिगत वाचन। कहता है जब किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा वाचन को करने का काम किया जाता है तो उसको कहते हैं वैयक्तिक वाचन। और दूसरा कहता है जब बहुत से लोगों के द्वारा वाचन किया जाए, एक झुंड में वाचन किया जाए, एक समूह में एक साथ में जब वाचन करने का काम किया जाए, उसको कहते हैं सामूहिक वाचन। ये किसके अनुसार है? वाचनकर्ता के अनुसार। देखिए कभी कभी हो सकता है प्रश्न आपसे ये बना दे कि वाचनकर्ता के अनुसार या वाचनकर्ता के अनुसार सस्वर वाचन के भेद, तो ये बात होगा आपका, समझिएगा। अगर वो पूछे कि सस्वर वाचन के भेद तो 2 प्रकार के हैं, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। प्रश्न अगर आपसे घुमा देगा थोड़ा सा भी, उसने अगर ये कह दे कि वाचनकर्ता के अनुसार सस्वर वाचन के भेद तब 2 होगा, नाम पूछ देगा तो व्यक्तिगत वाचन और सामूहिक वाचन। व्यक्तिगत वाचन का मतलब ये कहता है जब किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किसी वाचन को करने का काम किया जाए, वह व्यक्तिगत वाचन होता है। जब एक समूह के द्वारा, कई लोगों के द्वारा झुंड में शामिल होकर के जिस वाचन को करने का काम किया जाए, उसे कहते हैं सामूहिक वाचन। तो चीज हो गया। अब अगली बात कहता है ये होते कहां कहां है, इनको जरा समझिए। ये सामूहिक वाचन, व्यक्तिगत वाचन
ये कहां कहां होते हैं, इसको जरा समझिए आप। कहता है जो व्यक्तिक वाचन होता है, ये वाला कहता है व्यक्तिक वाचन माध्यमिक कक्षाओं में कहता है माध्यमिक कक्षाओं में वैयक्तिक वाचन होता है। वैयक्तिक वाचन अधिक उपयोगी होता है, अधिक उपयोगी। देखिए ये अब आपका प्रश्न दो तरह से कर देगा। ये देखिए यहां पे दो प्रश्न दे दिया है। इसने क्या कह दिया, पहली बात उसने कह रखा है कि सस्वर वाचन के कितने भेद, तो आपने कह दिया दो। कौन कौन, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। फिर उसने कह दिया है अच्छा ये बताइए कि वाचन कर्ता के अनुसार सस्वर वाचन के कितने भेद होते हैं, तो भी आपका उत्तर होगा कि दो होते हैं। पूछेगा कौन कौन, तो आपका उत्तर होगा कि व्यक्तिगत वाचन और सामूहिक वाचन। तो व्यक्तिगत वाचन ये कहना चाहता है कि जब किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा वाचन किया जाए वह व्यक्तिगत वाचन होता है। जब एक समूह के द्वारा करने का काम किया जाए तो सामूहिक होता है। अब उसने ये भी यहां भी दो बात कर दिया। उसने ये पूछ लिया आपसे कि व्यक्तिगत वाचन कहां उपयोगी होता है, ये प्रश्न यहां पूछ दिया है। कहता है कि माध्यमिक कक्षाओं में व्यक्तिगत जो वाचन होता है ये उपयोगी होता है। बात समझिए आप। उसने कहा कि व्यक्तिगत जो वाचन होता है, जो व्यक्तिक वाचन होता है ये कहां होता है। हो सकता है आपका प्रश्न दे दे कि व्यक्तिगत वाचन कहां किया जाता है, तो आप सामान्य से बात होगी कि जो व्यक्तिगत वाचन होता है, वैयक्तिक वाचन जो होता है वह वाचन माध्यमिक कक्षाओं में की जाती है। ठीक, क्योंकि यह वहां पे उपयोगी हो सकती है या होती है। दूसरी बात कहता है वो उम्र पूछ दे कि जो व्यक्तिगत वाचन जो होता है उसमें किस उम्र के बालक होते हैं, तो कहता माध्यमिक कक्षाओं में माध्यमिक कक्षाओं में 13-14 वर्ष के बालक होते हैं। 13 से 14 वर्ष के बालक होते हैं। अब देखिए दो प्रश्न यहां भी कर दिया है कि माध्यमिक कक्षा में क्या वो ये कह दे कि 13 से 14 वर्ष के बालक किस कक्षा में होते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा, माध्यमिक कक्षा में होगा। अब फिर आपसे अगर पूछ देगा कि वैयक्तिक वाचन क्या माध्यमिक कक्षाओं में करना चाहिए या नहीं, तो करना चाहिए भाई, इसलिए कि व्यक्तिगत जो वाचन होता है माध्यमिक कक्षाओं के लिए होता ही है। व्यक्तिगत जो वाचन होता है ये माध्यमिक कक्षाओं के लिए होता है। और व्यक्तिगत वाचन में कौन से बच्चे होते हैं, माध्यमिक कक्षा के बच्चे होते हैं। माध्यमिक कक्षा के बच्चों की उम्र क्या होती है, 13 से 14 वर्ष के बालक होते हैं। तो माध्यमिक कक्षाओं में 13 से 14 वर्ष के बालक होने का काम करते हैं। अब अगला और अंतिम बात उसने कह रखा है, एक तो और कह रखा है, कहता है कि जो सामूहिक वाचन है, तो सामूहिक वाचन में छोटी कक्षाओं के बालक होते हैं। छोटी कक्षा के बालक होते हैं। देखिए ये चीज कहा। आप एक बार पुनः प्रश्न समझिए, कई बार आपको प्रश्न घुमा दिया, उसको मैं स्पष्टीकरण कर दूं। कहता है कि आप देखिए व्यक्तिगत वाचन कहां होता है, माध्यमिक कक्षा में होता है, नंबर 1। व्यक्तिगत वाचन में कौन से बच्चे होते हैं, माध्यमिक कक्षा के बच्चे होते हैं। व्यक्तिगत वाचन में किस उम्र के बालक होते हैं, 13 से 14 वर्ष की उम्र के बालक होते हैं। अब आपसे वो पूछ दे कि जो सामूहिक वाचन होता है, तो सामूहिक वाचन कैसी कक्षा में होता है। भाई जब ये आपने जान लिया कि माध्यमिक कक्षा में जब व्यक्तिगत वाचन होता है तो सामान्य सी बात है प्राथमिक कक्षाओं में ये सामूहिक वाचन होगा।
और कहता है कि जो सामूहिक वाचन होता है, उस सामूहिक वाचन में छोटी कक्षाओं के बच्चे ही तो होते हैं। सामूहिक वाचन में छोटी कक्षाओं के बच्चे होने का काम करते हैं। इसको एक बार पुनः आप समझ लें, कई बार प्रश्न को कई तरह से घुमा दे रखने का काम किया हुआ है। ये आपका प्रश्न अगर आ जाए, आपका प्रश्न अगर दे दे कि सस्वर वाचन के भेद, तो सस्वर वाचन कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। सस्वर वाचन के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन? ये आदर्श वाचन और नंबर 2 अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन कौन करता है? अध्यापक के द्वारा आदर्श वाचन किया जाता है। अनुकरण वाचन कौन करता है? अध्यापक जब आदर्श वाचन कर देने का काम करता है तो बच्चे उसका नकल करके अनुकरण वाचन करते हैं। ठीक। अगली बात कहता है कि वाचनकर्ता के अनुसार, प्रश्न यही घुमा रहा है कि वाचनकर्ता के अनुसार ये सस्वर वाचन को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपका उत्तर होगा 2। पूछेगा कौन कौन, तो आपका उत्तर होगा व्यक्तिगत वाचन और सामूहिक वाचन। व्यक्तिगत वाचन का मतलब ये कहता है जब कोई व्यक्ति विशेष जिस वाचन को करने का काम करे वह व्यक्तिगत वाचन होता है। सामूहिक वाचन क्या होता है? जिसमें सभी लोग एक साथ पढ़ने का काम करते हो, उसे सामूहिक वाचन कहते हैं। अब ये कहता है कि ये जो व्यक्तिगत वाचन होता है ये किस कक्षा में चलता है? तो जो व्यक्तिगत वाचन होता है ये माध्यमिक कक्षाओं में चलता है। व्यक्तिगत वाचन क्या होता है? माध्यमिक कक्षा के लिए उपयोगी होता है। माध्यमिक कक्षाओं में जो व्यक्तिगत वाचन में लगभग 13 से 14 वर्ष के बालक होते हैं। और कहता है ये कि ये जो सामूहिक वाचन होता है, सामूहिक वाचन में छोटी कक्षाओं के बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, या प्राथमिक स्टेज के जो बच्चे होते हैं, ये सामूहिक कक्षा में सभी लोग एक साथ पढ़ने का काम करते हैं। यदि ये बात आपको समझ में नहीं आई हो, अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई हो तो आप लोग पुनः कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका उत्तर आपको पुनः देने का काम किया जाएगा और अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होने का काम करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।